एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये वाली बेसिकली अपने आप में एक हेडिंग है जिसमें हम डिस्कस करेंगे तीन इंडस्ट्रीज। मतलब इस वाली हेडिंग में हम लोग आगे तीन मेन इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में मेंशन है। तो आइए इस हेडिंग को बढ़िया तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो मेन हेडिंग है, इसका मतलब क्या है? एग्रो का मतलब होता है एग्रीकल्चर, बेस्ड इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर के ऊपर ही बेस्ड होती है इंडस्ट्री। मतलब ऐसे कारखाने अगर एग्रीकल्चर ना हो तो वो चल ही नहीं सकते। तो एग्रीकल्चर के ऊपर कौन कौन से इंडस्ट्री तीन हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं पहले आपको नाम बता देता हूँ। पहली इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल, दूसरी है जूट टेक्सटाइल एंड लास्ट वन मेंशन इन योर टेक्स्ट बुक्स इज द शुगर इंडस्ट्रीज। तो आइए एक एक करके हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की पहली जो मेन इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉटन का मतलब होता है रुई और टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है? कपड़े। जो रुई के कपड़े बनते हैं, अब रुई कहाँ से आएगी? वो आएगी खेतों से डायरेक्ट। और टेक्सटाइल मतलब कपड़ा कहाँ पर बनेगा? इंडस्ट्री में। मतलब एग्रीकल्चर बेस हो गई ये। मतलब एग्रीकल्चर से रुई लेके फिर उसको क्या करते हैं हम? कपड़े में कन्वर्ट करते हैं कारखानों में, इंडस्ट्री में। तो कुछ बेसिक फैक्ट्स बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहला हम करेंगे लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल कहाँ कहाँ पर है इंडिया में। इंडिया में अगर बात करें तो कौन सी ऐसी स्टेट्स है जहां पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मतलब कॉटन की इंडस्ट्री, बड़े बड़े कारखाने हैं। तो आपने तीन नाम में नहीं याद रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे ही काफी है पर आपने ये सफिशिएंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात एंड लास्ट वन इज यूपी। अब यहाँ पर कुछ प्लेसेस आगे भी याद रखनी पड़ेंगी। जैसे महाराष्ट्र में तीन प्लेसेस याद रख लो, मुंबई, पुणे और नागपुर। मुंबई, पुणे और नागपुर जो महाराष्ट्र में है, वहां पर सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल है, ठीक है। उसके बाद अगर गुजरात की बात करें, गुजरात में है अहमदाबाद, राजकोट, पोरबंदर। तो ये आपको एज इट इज नाम याद रखने पड़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लास्ट में यूपी। यूपी उत्तर प्रदेश, मतलब कानपुर है यहाँ पर, और आगरा एंड मोदीनगर। तो ये आपने कंसेप्ट याद रखना है, तीन जगह, और तीन जगह की सब जगह याद रखनी है। यहाँ पर एक छोटी सी बात आपने नोट रखनी है, जो पहले दो है कौन से? महाराष्ट्र और गुजरात की। उसके पहले पहले पॉइंट क्या है? महाराष्ट्र मुंबई में और गुजरात में अहमदाबाद में बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। तो इसका कारण क्या है? यहाँ पर आपको दूसरा ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, भाई मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, अहमदाबाद में सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल है। तो उसके कुछ कारण है। पहला कारण क्या है इसका? यहाँ पर एक्सपोर्ट फैसिलिटीज बड़ी अच्छी है। मतलब अगर कॉटन से बने हुए कपड़े को बाहर भेजना है, बाहर वाले देशों में एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया तरीके से है, सड़कें वगैरह अच्छी है। तो इसलिए यहाँ पर ये इंडस्ट्री ग्रो करती है। दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर लेबर अच्छी मिल जाती है। लेबर बहुत मात्रा में लोग यहाँ पर काम करने में स्किल्ड लेबर होते हैं, जिनको कपड़े का काफी नॉलेज होता है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या आता है? पैसे। लोगों के पास बहुत ज्यादा धन है, बहुत ज्यादा रिच यहाँ पर बिजनेसमैन लोग हैं, जो क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रो कराने में हेल्प कराते हैं। तो इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन दो प्लेसेस में ज्यादा है। अगला है फेवरेबल क्लाइमेट। यहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट है, मतलब कॉटन की खेती अगर करना है तो जितनी बारिश चाहिए, जितनी धूप चाहिए, उसके लिए उतनी पर्याप्त धूप मिल जाती है। तो यहाँ पर इसीलिए ये कॉटन टेक्सटाइल ग्रो करती है। लास्ट पॉइंट है यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की भी अवेलेबिलिटी है। जो भी इंडस्ट्री को चाहिए रॉ मटेरियल, अगर कॉटन चाहिए, क्लाइमेट अच्छा है तो कॉटन बढ़िया ग्रो करेगी, तो रॉ मटेरियल भी अच्छा मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर, यहाँ इन दो प्लेसेस में क्या है, कॉटन टेक्सटाइल सबसे ज्यादा मात्रा में है। आपको दो तरह से क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता होता है कि ऐसी कौन सी जगह है इंडिया की, मेन तीन स्टेट बताओ जहां पर कॉटन टेक्सटाइल है। तो आपने तीन जगह याद रखनी है। पर यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन आगे से ये आ सकता है कि इन दो प्लेसेस में ही सबसे ज्यादा क्यों है, ज्यादा लार्जेस्ट इंडस्ट्री क्यों है? क्योंकि ये वाले सारे कारण यहाँ पर जो मैंने बताए हैं वो आपने लिखने हैं। वैसे भी सारा का सारा डेटा आपको बढ़िया तरीके से नोट्स में मिल जाएगा विद हेडिंग्स, बढ़िया तरीके से ऐसे मोतियों की तरह पढ़ाया होगा। आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंसेप्ट आपके डीपली 100% क्लियर हो जाएंगे। आगे फैक्चुअल डिटेल है कॉटन से रिलेटेड। इंडिया है वो एक्सपोर्ट भी करता है कॉटन को, कॉटन को बाहर भी भेजता है। कुछ देशों के नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, जैसे जापान हो गया, यूएसए हो गया, यूके और रशिया एक्सेट्रा। इन सभी देशों में कॉटन को इंडिया एक्सपोर्ट करता है। ये सारा डेटा याद रखने के बाद आपको अगला एक कंसेप्ट याद रखना है कि क्या याद रखना है? इंपोर्टेंस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू इंडियन इकोनॉमी। इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वहां पर इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहां पर स्टैंड करती है, क्या योगदान है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। तो ये जैसे ही क्वेश्चन आएगा मैं पॉइंट्स में आपको बताऊंगा, तो आपने एग्जाम में वैसे ही लिखना है।
पहला पॉइंट है 4% कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। जितनी भी देश की इनकम होती है उसमें से 4% सीधा की सीधा इंडिया को कहाँ से मिलते हैं, वो मिलते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कमा के देती है। तो ये फैक्चुअल डिटेल आपने याद रखनी है। उसके बाद ये क्रिएटिव इंडस्ट्री है, एक क्रिएटिव इंडस्ट्री है। आप तो देखो कॉटन के टेक्सटाइल कितने कितने नए प्रोडक्ट, कितने कितने नए स्टाइल के कपड़े बनाती है, और भी बड़ा कुछ आ गया इसमें। तो ये क्रिएटिव इंडस्ट्री है, क्रिएटिव इंडस्ट्री होगी पैसे भी ज्यादा कमा के देगी इंडिया की इकोनॉमी को। लास्ट पॉइंट है इसका, गिव लार्ज एम्प्लॉयमेंट। लार्ज एम्प्लॉयमेंट भी देगी। अगर भाई इतनी फैक्ट्री खोलनी है तो फैक्ट्री में काम करने के लिए तो लोग भी चाहिए होंगे ना, स्किल और अनस्किल भी। तो ये बहुत सारे लोगों को काम देती है। तो यही सारी इंपॉर्टेंस है इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इंडिया की इकोनॉमी के लिए। उसके बाद लास्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम फेस बाय टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कि इंडिया में अगर बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जिसके चक्कर में कॉटन टेक्सटाइल थोड़ा सा पिछड़ रही है। अगर आगे होती तो सभी स्टेट्स में कॉटन टेक्सटाइल बढ़िया परफॉर्म कर पाती है, ठीक है। तो ऐसे कारण बता रहे हैं हमने कौन सी प्रॉब्लम है जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रॉब्लम फेस कर रही है। ये भी पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। 4 पॉइंट है इसके। पहला पॉइंट है इरेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल है उसकी इरेगुलर सप्लाई हो रही है भाई टॉप कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। मतलब कपड़ा बनाना है, अगर कॉटन का कपड़ा तो कॉटन चाहिए, तो कॉटन की जो सप्लाई है वो इरेगुलर है। मतलब रेगुलर होगी तो कपड़ा बिंदास तरीके से बनेगा, कोई रोक टोक नहीं होगी। पर यहाँ पर इंडिया में क्या है, बहुत ज्यादा लोग किसानी नहीं करते, जिससे क्या है एग्रीकल्चर में इरेगुलर सप्लाई मिलती है कॉटन टेक्सटाइल को। अगली प्रॉब्लम क्या फेस करने को मिलती है कॉटन टेक्सटाइल को, प्रॉब्लम ऑफ पावर कट। पावर कट मतलब पावर कट का मतलब क्या आता है, बिजली चली जाना। तो बिजली बहुत जाती है इंडिया में, तो इसकी इंडस्ट्री खोलने के लिए ना रेगुलर सप्लाई चाहिए। एक बार अगर मशीन ने कपड़ा बुनना शुरू कर दिया तो वो अगर रुक जाएगा तो खराब हो सकता। तो हमारे यहाँ पर क्या है, लाइट जला जाती है, जिसके चक्कर में कॉटन टेक्सटाइल को प्रॉब्लम फेस करनी मिलती है। इसका अगला पॉइंट क्या है, ओल्ड मशीनरी। जो इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल है वो ओल्ड मशीनरी द्वारा किया जाता है। कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन के कपड़े को ओल्ड तरीके से बनाया जाता है। अब अभी अभी सुधार आ रहा है, पर अच्छी तरह सभी तरफ नहीं सुधार देखने को मिलता है। ये इसीलिए ये प्रॉब्लम में आ गए पॉइंट। लास्ट है कंपटीशन इन द फॉरेन मार्केट। सो कंपटीशन होएगा तो जो फॉरेन कंट्रीज है इंडिया से और सस्ता कपड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, और सस्ता बनाएंगे तो रॉ मटेरियल भी उसको सस्ता लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, कॉटन बेस्ट क्वालिटी की है, कपड़ा बेस्ट क्वालिटी का होता है, इसलिए महंगा बिकता है। तो इसीलिए लोग सस्ता लेना पसंद करते हैं। कंपटीशन होएगा, अगर सस्ता कपड़ा होगा तो लोग वो प्रेफर करेंगे। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। आई होप ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। उसके बाद हम भाई नेक्स्ट टेक्सटाइल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या रहने वाला है, जूट टेक्सटाइल। बेसिकली ये भी एग्रो बेस इंडस्ट्री के अंडर आता है, जैसे मैंने पहले करवाई है आपको। जूट जो टेक्सटाइल है, 2 वर्ड से मिलकर बना है। जूट का मतलब होता है कुछ इस प्रकार की दिखने वाली फसल होती है, और टेक्सटाइल जैसे मैंने पहले बता दिया इसका मतलब होता है कपड़े। तो जूट से कपड़े बनाए जाते हैं, डायरेक्टली कपड़े नहीं बनाए जाते। जूट से कन्वर्ट करके फैक्ट्री में क्या किया जाता है, इस प्रकार का धागा निकाला जाता है जूट से, और उस धागे से बहुत सारे कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं जो मैं आगे बनाऊंगा, ठीक है। तो इसमें हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, तो मतलब एग्रीकल्चर से टोटली डिपेंड है। अगर जूट किसान उगाएगा तभी वो धागा बनेगा बाद में फैक्ट्री में, ठीक है। दूसरी बात, यान मेड फ्रॉम जूट। जो यान है, धागा है, वो जूट से बनाया जाता है, और उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। प्रोडक्ट्स जैसे आपने क्लॉथ, इस प्रकार के जूट की क्लॉथ बनते हैं, जैसे कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, बैग्स बनते हैं, ठीक है, रोप्स बनती हैं, रस्सियां वगैरह बनती हैं, और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं जो मैंने नोट्स में दे दिए हैं। आप बाकी वहां से सारी चीजें याद कर लो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ये कंसेप्चुअल पहली डिटेल आपको आई होप अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद बात करते हैं जो जूट टेक्सटाइल है कौन से स्टेट में, कौन से एरिया में सबसे ज्यादा जहां पर मिलती है। तो आपने लोकेशन याद रखनी है। जूट टेक्सटाइल सबसे ज्यादा कहां पर है, कौन से स्टेट में। तो इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में क्या है, बहुत सारी जूट्स की मिल पाई जाती है, जो किसके नजदीक पाई जाती है, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो हुगली रिवर। हुगली एक वेस्ट बंगाल में बहने वाली रिवर है, उसके आसपास का एरिया क्या कहलाता है, जूट की प्रोडक्शन के लिए बेस्ट होता है। इसीलिए वहां पर सारे मिल्स है, कारखाने है, इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, तो वहां पर लगाई जाती है। तो आपको ये इन बिटवीन क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, एमसीक्यूज में। जूट मिल सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में, तो वेस्ट बंगाल में एक रिवर है हुगली रिवर के आसपास। इसीलिए वेस्ट बंगाल को क्या टाइटल दिया गया है, होम ऑफ जूट। जूट का होम बोला जाता है इसको। आपको ना 5 नंबर का यहाँ से सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई द वेस्ट बंगाल इज कॉल्ड होम ऑफ द जूट। जूट का होम क्यों बोला जाता है, इसके पॉइंट्स जैसे मैं कराऊंगा वैसे आपने याद रखना है। पहला है
ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर यहाँ से मिल जाता है इसकी प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो जूट की प्रोडक्शन है, ये समझ लो उसको पानी की बड़ी ज्यादा जरूरत होती है। तो हुगली रिवर है, रिवर से तो क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, इसीलिए इसको क्या है पानी में ग्रो किया जाता है बहुत सारे, और यहाँ से पानी की मात्रा पूरी की जाती है इस रिवर से। दूसरी बात, यहाँ पर वेस्ट बंगाल में अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, चीप सबसे सस्ती लेबर पाई जाती है, लोग कम पैसों में काम करने के लिए अवेलेबल होते हैं वहां पर, तो इसीलिए लेबर भी ज्यादा मिल जाती है, पानी भी बहुत ज्यादा है, तो इसको आसानी से ग्रो किया जाता है वेस्ट बंगाल में। तीसरी बात, अवेलेबिलिटी ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, वहां पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी फैसिलिटी बहुत बढ़िया है, वहां पर बैंकिंग फैसिलिटी अच्छी है, ठीक है। इंश्योरेंस भी किया जाता है, जैसे कोई किसान अपनी फसलों का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, ठीक है। बैंकिंग व्यवस्था आएगी तो पैसे की ट्रांसफर वगैरह अच्छी तरह करवा सकते हैं, कोई भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लास्ट पॉइंट है यहाँ पर गुड एक्सपोर्ट फैसिलिटी बाय गुड ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पर एक्सपोर्ट फैसिलिटी भी है, मतलब जूट का अगर हमने धागा बना दिया, प्रोडक्ट बना दिए, तो एक्सपोर्ट मतलब वेस्ट बंगाल से आसपास किसी स्टेट्स में भेजा जा सकता है, बाहर वाले देशों में भी इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, किसकी वजह से, गुड ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। तो यहाँ से बस यही दो क्वेश्चन बनते होते हैं, एक 5 नंबर का ये वाला बनता होता है, व्हाई द वेस्ट बंगाल इज कॉल्ड होम ऑफ द जूट, या ऊपर वाले जो कंसेप्ट करवाया था कि यार्न जूट से बनाया जाता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। आई होप ये सारा क्राइटेरिया आपको अच्छे से समझ आ गया। उसके बाद भाई हम करते हैं लास्ट, जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में मेंशन है, एग्रो बेस इंडस्ट्री, जिसका नाम क्या रहने वाला है, शुगर इंडस्ट्री। तो भाई ये है लास्ट एग्रो बेस इंडस्ट्री। इसके बाद हम दूसरी इंडस्ट्रीज करेंगे, कौन सी, मिनरल बेस इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे। भाई मिनरल बेस इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती है, तो खैर शुगर बेस इंडस्ट्री की सबसे पहली बात आपने अपने टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग ये याद रखनी है, इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, मतलब इंडिया है जो सेकंड लार्जेस्ट है शुगर को प्रोड्यूस करने में, मतलब शुगर की प्रोडक्शन करने में। क्यों बोला गया है यहाँ पर, क्योंकि ओवर मोर देन 460 मिल्स है यहाँ पर, इंडिया में 460 मिल्स है, मतलब 460 मिल्स मतलब कारखाने हैं जहाँ पर शुगर को प्रोड्यूस किया जाता है। अगली बात क्या याद रखनी है, जो शुगर है उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, शुगर केन, मतलब शुगर कहाँ से बनती है, उसके लिए रॉ मटेरियल है गन्ना, शुगर केन होता है। तो आपने उसके बाद शुगर केन के बारे में फैक्चुअल डिटेल याद रखनी है। एक ऐसी स्टेट है जहां पर शुगर केन की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा की जाती है, उसके कुछ कारण है। तो कंसेप्ट नोट वाला आपने क्या याद रखना है, यूपी इज द होम ऑफ शुगर केन, मतलब यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उसको बोला गया है घर है शुगर केन का। क्यों, आपको यहाँ पर 5 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई यूपी इज कॉल्ड होम ऑफ शुगर केन। तो आपने पॉइंट्स जो मैं बताऊंगा वो लिखने हैं। पहला पॉइंट है 60% मिल्स इन यूपी, मतलब इंडिया की अगर बात करें तो उसमें से 60% जो मिल्स है, 60% जो कारखाने हैं, 60% इंडस्ट्री है वो यूपी में है। दूसरी, यहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, इक्वेटर रीजन होता है जहां पर 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो, तो वहां पर क्या है, शुगर केन की प्रोडक्शन, गन्ने की प्रोडक्शन अच्छी होती है। 100 सेंटीमीटर आपको समझ आ गया। इक्वेटर रीजन कौन सा होता है, ऐसा रीजन जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पाई जाती है, मतलब इक्वेटर ही एक ऐसा अर्थ का रीजन होता है जहां पर सूरज की डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं, तो वो यूपी में पड़ती है। इसको ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोला जाता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब होता है इक्वेटर रीजन, इक्वेटर का मतलब क्या आता है, जहाँ पर हॉटनेस होती है, और यहाँ पर रेन भी 100 सेंटीमीटर तक पाई जाती है, जो गन्ने की खेती के लिए बड़ी अच्छी होती है। तो आपने ये फैक्चुअल डिटेल याद रखनी है। उसके बाद अगला पॉइंट इसका अबंडेंट पावर सप्लाई, यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में पावर सप्लाई है, पावर कट की कोई भी समस्या नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, इसीलिए यहाँ पर शुगर केन की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा की है। लास्ट पॉइंट है चीप लेबर, यहाँ पर सस्ती लेबर मिल जाती है, लोग ऐसे हैं, मतलब पॉपुलेशन ज्यादा है तो लोग कम पैसों में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये तो था व्हाई यूपी इज कॉल्ड होम ऑफ शुगर केन, तो आपने सारे पॉइंट्स लिखे। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट बुक्स में, उसके बाद ये वाला कंसेप्ट आता है चैलेंजेस ऑफ शुगर इंडस्ट्री, कि शुगर इंडस्ट्री इंडिया की ओवरऑल देखे तो उसको क्या क्या चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, मतलब क्यों पीछे रह गई है शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट है लिमिटेड शुगर सीजन, मतलब लिमिटेड शुगर सीजन का मतलब क्या होता है, पूरे साल में 12 महीने होते हैं, और यहाँ पर ओनली कितने महीनों तक काम मिलता है शुगर इंडस्ट्री को, मतलब कितने महीने काम करती है, 4 to 7 मंथ। बाकी के जो मंथ है वो कारीगर है वो फ्री रहते हैं। तो लिमिटेड शुगर पीरियड में आपने क्या लिखना है कि पूरा साल काम नहीं मिलता है शुगर इंडस्ट्रीज को, तो क्या मिलता है, 4 से लेके 7 मंथ तक मिलता है, बाकी समय बच जाता है। अगर वो भी मिले तो शुगर की प्रोडक्शन ज्यादा हो। तो वैसे भी आपको सारा का सारा क्राइटेरिया नोट्स में बढ़िया तरीके से मिल जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं।
नेक्स्ट चैलेंज है लो यील्ड ऑफ शुगर केन, मतलब यहाँ पर शुगर केन की प्रोडक्शन कम की जाती है। इंडिया में शुगर केन की प्रोडक्शन अगर कम की जाएगी तो शुगर भी कम उससे जनरेट होगी। अगला चैलेंज है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के लिए भाई इसकी बड़ा ज्यादा कॉस्ट चाहिए। अमीर किसान ही शुगर की बड़े लेवल के ऊपर खेती कर सकता है, छोटे बड़े किसानों की बस की बात नहीं है, तो ये भी इसके लिए समस्या है। लास्ट पॉइंट है इसका ओल्ड मशीनरी, इंडिया की जो मशीनरीज है कहीं कहीं जगह पर सुधर गई है, पर अभी भी इंडिया में जो ट्रेडिशनल ओल्ड मशीनरी ही यूज की जाती है जिससे शुगर की प्रोडक्शन कम होती है। तो ये आपने 3 क्राइटेरिया याद रखने हैं। पहला क्राइटेरिया क्या याद रखना है शुगर इंडस्ट्री के लिए, जो मैन्युफैक्चर डिटेल बताई थी। दूसरा यूपी को घर भी बोला गया है शुगर केन का। तीसरा चैलेंजेस। आई होप ये शुगर इंडस्ट्री का डाटा आपको सीधा समझ आ गया।